Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of June 2025. 3 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस इज रिगार्डिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. ऑप्शंस आर ए सुबनसिरी, बी मानस, सी रंगित या डी लोहित. बहुत ही आसान सवाल है, प्लस आज के न्यूज आर्टिकल में क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नहीं, बट आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना ऑप्शन के भी. सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बानू मुश्ताक, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर. फर्स्ट लिखा है शी इज द फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज ऑथर टू विन द अवार्ड. सेकंड है हर ट्रांसलेटेड वर्क इज टाइटल्ड हार्ट लैम्प. एंड थर्ड इज शी वॉज अवार्डेड इन 2023. अब आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2. तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनको 2025 में मिला है, 2023 में नहीं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ मर्कोसर ट्रेडिंग ब्लॉक. तो मर्कोसर का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री है. ऑप्शंस आर ए चिली, बी पराग्वे, सी पेरू या डी मैक्सिको. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी पराग्वे. ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल. आपको समझ में दीज 3 क्वेश्चंस. आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस. पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की है. 3 सोल्जर्स किल्ड, 6 मिसिंग इन सिक्किम लैंडस्लाइड. तो यहाँ पे बात चल रही है कुछ रिवर्स की, उनकी ट्रिब्यूटरीज की. ब्रह्मपुत्र एंड सम ऑफ इट ट्रिब्यूटरीज आर फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल. तो ये न्यूज़ तो क्लियर हो गई यहाँ से आपको. बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो डेंजर लेवल से ऊपर चल रही हैं. तो सुबनसिरी, लोहित और दिबांग. तो जो लोग इन जगहों के आसपास रह रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेफ्टी किसी तरीके से बरकरार रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें. ठीक है, तो बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि ओरिजिनेट होती है आंगसी ग्लेशियर से, माउंट कैलाश रेंजेस, जो कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में आता है. तिब्बत में इसको यारलंग सांगपो कहते हैं. उसके बाद ये ट्रेवल करते करते इंडिया के पास नामचा बारवा पे एक यू टर्न लेती है. तो इट टेक्स अ यू टर्न एट नामचा बारवा. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस प्लेस. एंड देन अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहां पे इसको सियांग या दिहांग कहते हैं. सियांग या दिहांग कहते हैं. कुछ लोग इसीलिए बोलते हैं कि सियांग या दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. इट फ्लोज थ्रू असम एज ब्रह्मपुत्र देन एंड इवेंचुअली इंटर करती है बांग्लादेश में, जहां इसको जमुना बोलते हैं. और गैंजीज जिसको पद्मा बोलते हैं उसके साथ ये मर्ज होती है. फाइनली फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है. ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी नदी है, सियांग जिसको दिहांग मैंने बताया आपको, देन दिबांग रिवर इज ऑल्सो देयर, लोहित रिवर इज देयर एंड कामेंग रिवर इज देयर. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो मानस रिवर, बेकी रिवर, धनसिरी रिवर, कोपिली रिवर, कोलोंग रिवर एंड जिया भारली रिवर. तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज. अब आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में. देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो हमको डिस्कस करनी है. सेकंड न्यूज़ है पहलगाम टेरर अटैक कास्ट शैडो ऑन द खीर भवानी फेस्टिवल. तो एक्चुअली खीर भवानी फेस्टिवल तो ठीक है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि कहाँ होता है ये. तो खीर भवानी टेम्पल है जो कि कश्मीर में है. वहाँ पे ज्येष्ठ अष्टमी के दिन ये सेलिब्रेट होता है, खीर भवानी फेस्टिवल एट द खीर भवानी टेम्पल. लोकेशन इसकी याद रखना है आपको, कश्मीर है. ठीक है ना, तो लोकेशन याद रखिएगा. टेम्पल का मैंने इसीलिए जिक्र किया नाम, क्योंकि पूछ सकता है. ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. एनजीटी आस्क्स फर्म टू गिव डिटेल्स ऑफ कार्गो इन सनकेन वेसल. अब आपको पता होगा कि कोची में आई थिंक 25 मई के दिन बहुत ही बड़ा हादसा हो, जहाँ पे एक शिपरेकिंग हो गई और पूरा उसका जो कंटेनर थे वो पूरे पानी के अंदर चले गए. तो उसमें लगभग 13 कंटेनर ऐसे थे जिनमें हैजार्डस कार्गो था. तो जो कंट्रीज़ हैं उनसे पूछा जा रहा है एनजीटी के द्वारा कि क्या क्या हैजार्डस उसमें केमिकल्स या जो भी हैजार्डस मटेरियल था वो क्या था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक और मेरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट. तो यहाँ पे एनजीटी की तो आपको पता होगा कि एनजीटी क्या है. एनजीटी इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में 2010 में एनजीटी एक्ट के थ्रू बनाई गई. अब जैसे मैंने बोला कि एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनाई गई, तो इसका मतलब है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई है ना. इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. एंड क्या इंडिया पहली कंट्री है जिसमें एनजीटी बनाया? नहीं, इंडिया पहली कंट्री नहीं है, थर्ड कंट्री है. पहली कंट्री ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कंट्री है न्यूजीलैंड. बहुत सारे एक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं. एक डिफरेंशिएटिंग फैक्ट आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आता है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोटेक्शन एक्ट 1974 आता है, एयर पोल्यूशन 1981 आएगा. लेकिन इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कवर्ड नहीं रहता है. तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है एनजीटी के अंदर। अगर आपको इतना पता तो आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नो लैंग्वेज एज टॉलरेंट एज कनाडा सेज बुकर विनर बानू मुश्ताक। तो जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा था वो यहीं से था, बुकर विनर बानू मुश्ताक का। शी वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025। शी इज द फर्स्ट इंडियन ऑथर राइटिंग इन कनाडा to receive the prize awarded for her novel that explores deep-rooted social issues in rural Karnataka. So I hope you guys got clarity regarding this. आगे मूव करते हैं। इंडिया एंड पराग्वे कैन स्ट्रेंथन द ट्रेड टाइज। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की है पराग्वे के प्रेसिडेंट सैंटियागो पेना के साथ, और इन्होंने कहा कि इंडिया और लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छा करना चाहता है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि मर्कोसर ट्रेडिंग ब्लॉक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अगर लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की जब भी बात चलती है तो मर्कोसर ग्रुप की बात किए बिना आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मर्कोसर क्या है? मर्कोसर सदर्न कॉमन मार्केट है। इट्स अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक इन साउथ अमेरिका। रीजनल ट्रेड ब्लॉक है साउथ अमेरिका का, जो कि प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एंड फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी। याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन 1991 में हुआ था। द फॉर्मेशन टुक प्लेस इन 1991 और इसकी फाउंडिंग ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ असेंशियन। याद रखिएगा द ट्रीटी ऑफ असेंशियन के थ्रू ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका मॉन्टीवीडियो उरुग्वे में है। पर्पस है टू फॉस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कमर्शियल कोऑपरेशन, कॉमन मार्केट। मेंबर्स अगर मैं बात करूं फुल मेंबर्स की बात, तो ब्राज़ील लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ग्रुप की, अर्जेंटीना मेजर फाउंडिंग मेंबर है, पराग्वे इट इज द लैंडलॉक्ड कंट्री, उरुग्वे was also a founding member and Venezuela is suspended since 2016 for rule violations, ठीक है ना। तो वेनेजुएला सस्पेंडेड है, लेकिन ये फुल मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स जो हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द कस्टम यूनियन, दे आर बोलीविया, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, सुरिनाम एंड बोलीविया की पेंडिंग है फुल मेंबरशिप रेटिफिकेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मर्कोसर ग्रुप एंड इंडिया पैराग्वे रिलेशनशिप, जो कि प्राइम मिनिस्टर बढ़ाना चाहते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 यूनिट्स बाय 2026, रशिया ने कहा है। तो S-400 ट्रायम्फ जो डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम आप लोग को पता है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसका नाम था ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ, यानी विक्ट्री कहते हैं, ट्रायम्फ का मतलब जीत। तो ट्रायम्फ S-400 डिफेंस सिस्टम इसको नाम था, एंड ये हमने रशिया से लिया। अब दो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर हैं। टीम फ्रॉम CCMB फाइंड्स क्लूज टू डार्विन्स एबॉमिनेबल मिस्ट्री, एंड सेकंड है फाइटोप्लैंक्टन ओवरफेड ऑन आयरन डिप्लीटिंग ओशन न्यूट्रिएंट्स फास्टर। अब यहाँ पे मैं दोनों आपको बता देता हूँ। मर्कोसर का तो आपको बता दिया ना, फाउंडेशन और सारी चीज़ें, तो ये उसका एक इन्फोग्राफिक है। ये पूरा नोट्स आज मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा TEMSIS.com में, तो आज से आप देख सकते हैं इसको वेबसाइट पे भी। फाइटोप्लैंक्टन्स ओवरफेड ऑन आयरन, जो मैंने न्यूज़ आपको बताई, तो अब इसमें क्या हुआ कि एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट्स जो ओशियन में हो रहे हैं उनके कारण फाइटोप्लैंक्टन्स की ओवर ग्रोथ हो रही है। याद रखिएगा, आयरन डिपॉजिट्स एक्सेसिव होने के कारण ओशियंस में स्टिमुलेट हो रहा है ओवर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो न्यूट्रिएंट्स होंगे पानी के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, उनका फास्टर डिप्लीशन भी होगा, क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो फाइटोप्लैंक्टन्स विल डिप्लीट द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस मच फास्टर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मेरीन बायोडाइवर्सिटी एंड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बैलेंस। तो मेरीन बायोडाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बैलेंस को भी डिसरप्ट करता है। ओशियन कार्बन साइकिल को भी डिसरप्ट कर देगा, एंड ओशियन जो कि कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं उस प्रॉपर्टी को भी डिसरप्ट करेगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है ओशियंस की, उसको भी कम कर देगा, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड इट इज लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट इंटरवेंशंस लाइक ओशन फर्टिलाइजेशन। तो ये आयरन कंटेंट ज़्यादा कैसे हो रहा है, या केमिकल्स ये इतना कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इंटरवेंशन लाइक ओशन फर्टिलाइजेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। अगली है CCMB फाइंड्स क्लूज टू डार्विन्स एबॉमिनेबल मिस्ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका डिटेल भी लिखा था। This one. Charles Darwin referred to the sudden appearance and rapid diversification of flowering plants, जिनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, the fossil record as abominable mystery। तो चार्ल्स डार्विन ने sudden appearance and rapid diversification of the flowering plants, उनके appearance को और diversification को एक abominable mystery कहा है।
अब नाउ रिसर्चर टीम फ्रॉम CCM यानी कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसने जेनेटिक एविडेंसेस निकाले हैं जिसने कि ये मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद कर सकती है ना। दे हैव स्टडीड अर्ली एंजियोस्पर्म स्पीशीज, एंजियोस्पर्म मतलब जो कि फ्लावरिंग होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है ना। तो दे हैव डिटरमाइंड यूनिक जीन क्लस्टर्स दैट आर लिंक टू रैपिड फ्लोरल डेवलपमेंट, जो कि फ्लोर यानी कि फ्लावर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। लेकिन किस चीज़ को मिस्ट्री बोला है डार्विन ने, वो पता है ना आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स के अपीयरेंस को, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट के अपीयरेंस और डाइवर्सिफिकेशन को मिस्ट्री बोला है कि भाई इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स प्लस इतनी वेराइटी भी। अब यहाँ पे दो एडिटोरियल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो एक है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग द इंडिया US सबसी केबल एजेंडा, एंड दूसरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये WHO ने जो भी रिसेंटली कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन इज अ बिगर थ्रेट देन COVID-19 अपटिक। तो पहले हम स्ट्रेंथनिंग द US इंडिया सबसी केबल एजेंडा बात कर लेते हैं। तो इंडिया और US जो हैं वो इंटेंसीफाई कर रहे हैं कोलैबोरेशन को ऑन बिल्डिंग एंड सिक्योरिंग सब सी इंटरनेट केबल। सब सी इंटरनेट केबल का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर से एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा जो कि प्रमोट करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा। अभी वर्तमान में सबसी केबल्स कैरी अबाउट 95% ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक, मेकिंग देम अ वेरी क्रिटिकल एसेट। याद रखिएगा सबसी केबल ही हैं जो कि 95% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करते हैं, एंड दैट मेक्स दैट देम अ वेरी क्रिटिकल एसेट। एंड नाउ इंडिया और US दोनों चाहते हैं कि इस्टेब्लिश किया जाए सिक्योर, रेजिलिएंट एंड डाइवर्सिफाइड डेटा रूट्स जो कि रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन द चोक पॉइंट्स एंड जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज। तो जो चोक पॉइंट्स हैं जैसे इंडियन ओशन चोक पॉइंट हो गया आपका, या आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रीजन है, वहाँ पे एक चोक पॉइंट होगा। चोक पॉइंट मतलब जहाँ पे बहुत सारे आदान प्रदान होते हैं शिप्स के और जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इंटरवीन करती है। तो इंडिया और US चाहता है कि एक सिक्योर, रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड डेटा रूट बनाई जाए। इंडिया ऑल्सो सीक्स टू बिकम अ रीजनल डिजिटल हब। अब रीजनल डिजिटल हब बनना है तो ऑब्वियसली बात है केबल लैंडिंग स्टेशंस बनवाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें। तो केबल लैंडिंग स्टेशंस इसीलिए बनवाना चाहता है इंडिया। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये काम करना चाहता है इंडिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। US भी ऐसे ही चाहती है। एंड इट ऑल्सो अलाइंस विद आवर डिजिटल इंडिया मिशन। इट ऑल्सो इन्हांसेज आवर साइबर सिक्योरिटी, डेटा सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी? एक तो डिजिटल इंडिया मिशन में मदद होगी, साइबर सिक्योरिटी इन्हांस होगी, डेटा सॉवरेनिटी यानी कि फ्रीडम, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं है दूसरे के ऊपर, तो आपको सॉवरेनिटी मिल रही है डेटा की, एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। ऑब्वियसली बात है जब आपके यहाँ एक रीजनल डेटा हब बन जाओगे या केबल लैंडिंग स्टेशन होगा तो दूसरी कंट्रीज भी आपसे सलाह मांगेंगी, तो यू विल बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस ऑल्सो। तो साइबर एंड जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स को भी कम करने में मदद करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये आर्टिकल था ना कि मिस इन्फॉर्मेशन वाला, तो उन्होंने यही कहा कि भाई देखो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है मार्केट में। जैसे कि क्या चल रही है भाई कि वैक्सीन खत्म हो गई, कोई आपसे बोल रहा है वैक्सीन खत्म हो जाएगी, कोई आपको बोलेगा। तो जो इस तरह की कंडीशन होती है ना, कोविड टाइप की कंडीशन होती है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अरे यार इतने लोग मर गए, उतने लोग, जो करेक्ट डाटा नहीं होगा तो इनकरेक्ट डेटा देना शुरू कर देंगे, है ना भाई, इतने लोग भर्ती हैं, इतने लोग मर गए, तो इन पे विश्वास नहीं करना है। सेकेंड चीज़, कोई बोले वैक्सीन नहीं आएगी, वैक्सीन में ये मिला है, उस पर वो नहीं करना है। गवर्नमेंट के लिए सजेशन ऑथर ने दिया है कि भाई इस तरीके के PIB और न्यूज़ चैनल्स में अपने क्लैरिफिकेशन देते रहें और लोगों को इन्फॉर्म करते रहें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पावर है। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। व्हाई हैज द नेट FDI इनफ्लो प्लमेटेड? ये आर्टिकल जो लिखा गया कि इंडिया में क्यों नेट FDI कम हुआ है। तो पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि नेट FDI कम हुआ है ना। भले चलो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, जो भी है, लेकिन ओवरऑल कम हुआ है। अब ये क्यों कम हुआ है? सबसे पहला रीज़न ये है कि ग्लोबल स्लो डाउन है। सबसे पहला रीज़न क्या है? ग्लोबल स्लो डाउन है। सेकंड क्या है भाई? सेकंड है अनसर्टेन पॉलिसीज। अनसर्टेन पॉलिसी, भाई रोज पॉलिसी चेंज हो जाती है कंट्री में, है ना। कल को ये है, परसों ये है, तो ऑब्वियस रहता है बिजनेसेस ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। थर्ड जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। लोग कंपनीज क्या कर रही हैं कि डिसइन्वेस्ट कर रही हैं अपने शेयर को, और उनको फिर अलग अलग AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और इन सब जगहों पे लगा रहा है पैसा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण, ग्लोबल स्लोडाउन के कारण, और कुछ जो है आपके यहाँ लोकल पॉलिसीज़ के कारण भी, लोकल पॉलिटिक्स के कारण भी वही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं, पाइपलाइन में ही रह जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिस कारण से एफडीआई कम हुआ है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हाउ इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज, तो ये तो आप सबको पता है प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज होता है। 2 आर्टिकल आपको पढ़ने, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, दोनों आर्टिकल ही पढ़ना है आपको। अगर आप ये 2 आर्टिकल पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। हालांकि सिर्फ लोग 356 को मानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल है, बट मैं मानता हूँ कि आर्टिकल 365 के बिना ये प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 365 ही एक्चुअली आपको बोलता है कि जब स्टेट जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है तब आप लगाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रूल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन में वो लगता है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ब्रेकडाउन में या लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन में नहीं लगाया जाता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, यही यूपीएससी पूछेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेगा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में ही लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका अगर पालन स्टेट्स ने नहीं किया तो आप लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ब्रेकडाउन बोल के भाई कलेक्टर अच्छा नहीं काम कर रहा है रीवा का या सतना का, तो चलो यहाँ स्टेट में मध्य प्रदेश में हम वो लगा, ऐसा नहीं कर सकते। या बोल देंगे नहीं भोपाल में तो बहुत लड़ाई चल रही है, धर्म की लड़ाई चल रही है ये ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है तो चलो हम प्रेसिडेंट रूल लगा दें, ऐसा नहीं है। हाँ, स्टेट ने कोई बात यूनियन की नहीं मानी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको माननी चाहिए थी, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन इन दैट कंडीशन। ये नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के फेलियर में ही लगाया जाता है। प्रोसेस है कि गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को साइटिंग द रीजंस, एंड प्रेसिडेंट देन अप्रूव करता है उसको एंड एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है, एंड देन द प्रेसिडेंट और द यूनियन टेक्स ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर डिसॉल्व्ड और केप्ट इन सस्पेंडेड एनिमेशन, या तो डिसॉल्व कर दी जाती है या फिर इट इज केप्ट इन सस्पेंडेड एनिमेशन। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 मंथ, 2 महीने का समय होता है जिसके अंतर्गत प्रोक्लेमेशन आपको अप्रूव करना होता है। रूल कैन कंटिन्यू फॉर 6 months, extended for a maximum of 3 years under specific conditions, या 3 साल तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर बोला है एसआर बम्बई ने, एंड इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। याद रखेगा, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो कुछ लोग जो कंफ्यूज होंगे, जिनके दिमाग में लग रहा सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट रूल में जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, तो है। ठीक है। हाउ जापान्स न्यू एआई एक्ट फॉस्टर्स एंड इनोवेशन फर्स्ट इकोसिस्टम, तो जापान ने नया एआई लेजिस्लेशन ले आए हैं जिसमें दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन प्रमोटिंग इनोवेशन, है ना, और इनोवेशन के साथ साथ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मैनेज द रिस्क। इसलिए उन्होंने एक्ट ने एक टियर्ड रेगुलेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया है रिस्क क्लासिफिकेशन के बेसिस में, जैसे कि लो रिस्क एआई, जैसे गेम्स में अगर एआई है जिसमें मिनिमम रेगुलेशन फिर उन्होंने रखा है। फिर हाई रिस्क एआई जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, हेल्थ केयर सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, उनको हाई रिस्क एआई में रखा है। इट ऑल्सो इनकरेजेस स्टार्टअप्स एंड टेक डेवलपर्स बाय रिड्यूसिंग रेगुलेटरी बर्डन्स, उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन्स भी कम किया जा रहा है, ताकि ऑब्वियस बात है इनोवेशन को ही मदद देने के लिए कर रहे हैं ना। अगर ज़्यादा बर्डन लगा देंगे, ज़्यादा रेगुलेटरी बर्डन्स लगाएंगे तो इनोवेटर्स इनोवेट कहाँ करेंगे। देन ऑफर कर रहा है इंसेंटिव R&D के लिए, देन प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, ऑल्सो पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग की बात की जा रही है, एंड जापान ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपनी मेंटेन करने के लिए ये एक्ट ले आया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।